नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर में शामिल भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को किया सैल्यूट। कहा, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी बात, आतंकवाद के खिलाफ चलती रहेगी भारत की लड़ाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीएचयू में निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर एजिंग और ट्रॉमा सेंटर की क्रिटिकल केयर यूनिट का निरीक्षण किया। विकास कार्यों की समयबद्ध पूर्णता करने के निर्देश दिए। देश माह का पहला बड़ा मंगल आज लखनऊ के हनुमान सेतु, अलीगंज प्राचीन मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह भंडारे और भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। और खेल की खबरों से 17 मई से फिर शुरू होंगे इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मुकाबले। ऑपरेशन सिंदूर के कारण रोकना पड़ा था मैच। 3 जून को खेला जाएगा फाइनल मैच। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय वायुसेना के जवानों से मुलाकात की। उन्होंने जवानों को बधाई दी और उनकी वीरता को नमन करते हुए कहा कि देश को आप पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ दुश्मनों को करारा जवाब दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत की सेना हर चुनौती से निपटने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का सैन्य ऑपरेशन अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हर कदम को इसी कसौटी पर मापा जाएगा कि वह अपना क्या रवैया अपनाता है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने अपनी क्षमता और तकनीकी श्रेष्ठता दुनिया के सामने साबित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि युग युद्ध का नहीं है, पर आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा,
कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में जो कुछ कहा उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को पूरी दुनिया के सामने बड़ी स्पष्टता और दृढ़ता के साथ रख दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से अगर बात होगी तो केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की भी खुलकर सराहना की। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को उनके सशस्त्र नेतृत्व के लिए धन्यवाद दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को दोहराया। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के दुश्मनों के लिए सीमा रेखा खींची है। सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आंगन में पल रहे आतंकवाद की इमारत को ध्वस्त कर दिया। सशस्त्र बलों ने अपनी ताकत से पाकिस्तान को थर्रा दिया और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता की नई परंपरा स्थापित की है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे संकल्प को दोहराया कि दुश्मन यदि अगर कोई गलती करने की हिम्मत करेगा तो भारत उसी क्षण जवाबी हमला करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश की तारीफ की है। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आतंक के खिलाफ नए भारत की नीति को स्पष्ट करता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। जो हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा उसका मिट्टी में मिलना तय है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा, हर बार का जवाब हमारी शर्तों पर होगा। सेना को नमन और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रवादी नेतृत्व के लिए अभिनंदन। हम भारतवासियों के लिए राष्ट्र ही सर्वोपरि रहेगा। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवल राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया है बल्कि दुनिया को संदेश दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ है उसके अनुसार अगर भविष्य में कोई आतंकवाद की घटना होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भविष्य में अगर कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर और आतंकवाद को खत्म करने पर होगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल राष्ट्र के नाम संदेश नहीं दिया है, पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक समझौता हुआ है, भविष्य में अगर कोई आतंकवाद की घटना हुई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान को स्पष्ट कह दिया है कि भविष्य में अगर कोई बात होगी तो केवल आतंकवाद के समाप्त करने पे, और अगर कोई दूसरी बात होगी तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता है, बातचीत और आतंक भी एक साथ नहीं चल सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है और सेना की कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं। Prime Minister has very clearly said that India has taken revenge of the Pahalgam attack by targeting the terror camps in Pakistan, and a number of terrorists have been killed in the army operation. And the Prime Minister has saluted each and every armed forces on behalf of each and every Indian citizen. At the same time, the Prime Minister have also made it clear that the made in India arms and ammunition have proved to be a very solid arms as far as war is
war is concerned. He has very clearly sent a very clear message to the whole world about the stand of India as far as terrorism is concerned. पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आश्वस्त किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है। जालौन में उनके इस संबोधन के बाद देशवासियों में खुशी की लहर है और जनता ने इसे देश हित में लिया गया अच्छा कदम बताया है। मातृशक्ति ने भी ऑपरेशन सिंदूर को एक सराहनीय कदम बताया, तो वहीं व्यापारी और नेताओं ने भी प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल रात को 8 बजे देश को संबोधन किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने देश के हित में निर्णय लिया है और पाकिस्तान से जो वार्ता होगी वो आतंकवाद को लेकर और पीओके को लेकर उनसे साफ शब्दों में बात होगी और निश्चित रूप से देश के हित के लिए जो सर्वोपरि काम होगा उसको वो करेंगे। पूरा भारतवर्ष का युवा माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, पूरी पब्लिक मोदी जी के साथ है और ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, कुछ आतंकवादियों ने हमारे मुल्क के लोगों के साथ, हमारे देश के लोगों के साथ जो तानाशाही की, बदतमीजी की, उनको मारने का प्रयास किया और मोदी जी ने उनका बदला लिया है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश की गौरव है और उनके हर निर्णय का पूरा भारतवासी पूर्ण सहयोग करता है, समर्थन करता है। और ये सिर्फ एक विराम है, ना कि पूर्ण विराम है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया फिर से होती है भारत के प्रति, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी फिर से इसके लिए एक ठोस कदम उठाएंगे। बीएचयू में निर्माणाधीन नेशनल सेंटर फॉर एजिंग एंड बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में निर्माणाधीन न्यू बिल्डिंग ऑफ क्रिटिकल केयर सेंटर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनपद में गतिमान विकास परियोजनाओं को अभियान चलाकर तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। नामित नोडल अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की जाए। अर्बन नक्सल एवं उनसे जुड़े संगठनों पर सतर्क निगरानी रखने एवं कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आगरा में वक्फ सुधार जन जागरण अधिनियम अभियान के तहत अल्पसंख्यक सभा का किया गया आयोजन। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों को मुस्लिम समाज की अमानत बताते हुए इनके पारदर्शी और उचित उपयोग के लिए सभी से सुधार का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा वक्फ अधिनियम को लेकर लोगों के बीच गलत अफवाहें फैलाकर दुष्प्रचार कर रहा है। विपक्ष ने गलतफहमियां पैदा कर रखी थी, अफवाहें फैला रखी थी कि आपकी दरगाहें चली जाएंगी, मस्जिद चली जाएगी, जमीन चली जाएगी, घर चले जाएंगे, संपत्ति का अधिकार सुन जाएगा। तो जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो क्या है, उसका उसमें कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं शामिल हो सकता है और उसका उपयोग क्या होगा, उसके बारे में मैंने जो अफवाहें थी, गलतफहमियां थी, उनको दूर करने का काम किया। फिरोजाबाद जनपद में बहने वाली आवगंगा नदी दशकों से उपेक्षा का दंश झेलने के कारण विलुप्त की कगार पर है। इस नदी को पुनर्जीवित के लिए प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बीड़ा उठाया है। फिरोजाबाद के अराव ब्लॉक का भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। प्रशासन ने इसे डार्क जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में बहने वाली आवगंगा नदी का बहाव पहले 16.70 किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में 8.5 किलोमीटर नदी पर अतिक्रमण किया जा चुका है। मंत्री जयवीर सिंह ने भूमि पूजन कर नदी की खोदाई का काम शुरू करा। इसके लिए 11 क्लस्टर बनाकर 1200 से अधिक मनरेगा श्रमिकों को लगाया गया है। नदी के जीर्णोद्धार के बाद 11 ग्राम पंचायतों के हजारों किसानों को सिंचाई जल की सुविधा मिल सकेगी। एक तरफ शिक्षा नदी तो एक तरफ आवगंगा नदी का प्रवाह होता था, लेकिन समय काल व्यतीत होते होते ये पूरी तरह केवल नाम ही नाम रह गया था, कुछ बचा नहीं था। हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जिलाधिकारी जी को, रमेश रंजन जी को, जिन्होंने इसका पुनरुद्धार करने का बीड़ा उठाया। मनरेगा के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करके इससे न सिर्फ यहाँ के वाटर लेवल को दुरुस्त करने का काम हो सकेगा, बल्कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और अन्य सिंचाई सुविधाओं के लिए ही ये सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होगी।
बल्कि यहाँ का जल स्तर को व्यवस्थित और सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत ही भविष्य में ये प्रेरणादायी कार्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में बरेली के स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि हमें महाराणा प्रताप सिंह के आदर्शों को अपनाना चाहिए, सही मार्ग पर चलकर उनका अनुसरण करना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस के सवाल पर कहा 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, तब हमारे देश के सैनिकों की शहादत होती रही। कांग्रेस तब केवल बात करने तक सीमित रहती थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार इसका सही से जवाब दे रही है और हमारी सेना पूरी तरह से क्षमता के साथ हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। महाराणा प्रताप जी ने भारत के स्वाभिमान के लिए अपने आप को जो त्याग और उनका बलिदान रहा है, पूरा देश उस पर गर्व करता है और हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेकर के अपने देश के लिए मर मिटने के लिए संकल्प लेना चाहिए। आज इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में रही। उस समय भी आप देखते होंगे कि सीमाओं पर कितनी जो है गोलीबारी होती थी। हमारे कई सैनिक उस समय भी शहीद होते थे। बहुत सारे नागरिकों को भी पाकिस्तान सीमाओं पर अहित करता था, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व केवल बात करने तक सीमित रहता था। वो कहते थे हम बात करेंगे, मैं देखता हूं, देखेंगे। यदि 26 हमारे निर्दोष पर्यटकों को पाकिस्तान ने मारने की हिम्मत किया, उनके आतंकवादियों ने, तो उसका जवाब भारत के सैनिकों ने 500 किलोमीटर अंदर घुस करके लाहौर और लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक जो है उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के नतीजे की घोषणा कर दी गई है। 88% से ज्यादा बच्चे परीक्षा में पास हुए हैं। लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। लड़कियों का पास प्रतिशत 91% से ज्यादा रहा, तो लड़कों से 5.94% अधिक है। वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के नतीजे घोषित किए। सीबीएसई 10वीं कक्षा के नतीजों में 93.60% छात्र बोर्ड परीक्षा में पास हुए। पिछले साल से पासिंग प्रतिशत में 0.06% की वृद्धि हुई। कन्नौज जिले के सौरिक विकास खंड स्थित सराय प्रताप प्राथमिक विद्यालय में प्रदेश सरकार की कायाकल्प योजना के तहत शिक्षा और वातावरण में व्यापक सुधार किए गए हैं। इस योजना के तहत अब बच्चों को तकनीकी और सांस्कारिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूल परिसर में बेहतरीन बागवानी की व्यवस्था और महापुरुषों की तस्वीरों से दीवारों को सजाया गया है, जिससे बच्चों को रोचक और सुगम शिक्षा मिलती है। बच्चों को पहचान के लिए आईडी कार्ड भी प्रदान किए गए हैं। प्रधानाध्यापक आशीष मिश्रा ने बताया कि उनका उद्देश्य बच्चों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर माहौल और शिक्षा देना है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार ने स्कूल में किए गए डिजिटल शिक्षा और पर्यावरण जागरूकता के सुधारों की सराहना की। विद्यालय का एक माहौल, जो हम लोगों के अंदर एक सोच थी कि कॉन्वेंट जैसा रहे। विद्यालय जैसे सरकारी स्कूल है, गांव के लोग बड़ा इसको हे दृष्टि से समाज में देखा जाता है कि सरकारी स्कूल है, तो उस सोच से परे हटके इसको एक कॉन्वेंट जैसा माहौल दें। हमारे बच्चे उस हिसाब से रहें जैसे कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं। एक शैक्षणिक माहौल, उसके साथ संस्कारवान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इसके माध्यम से हम बच्चों को आगे सुंदर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हाल ही में मैंने सौरिक विकास खंड का प्राथमिक विद्यालय सराय प्रताप का निरीक्षण किया, जिसमें वहाँ का वातावरण मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, बच्चों के लिए बहुत ही अपीलिंग लगा। प्रधानाध्यापक वहाँ पे श्री आशीष मिश्रा जी हैं और उन्होंने विद्यालय का वातावरण, शैक्षिक स्तर और बच्चों का पढ़ाई से जुड़ाव, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। विद्यालय का भौतिक परिवेश किसी भी मॉन्टेसरी या पब्लिक स्कूल से भी अच्छा था। आज ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल है। इस बार 5 बड़े मंगल होंगे। आज पूरे देश में प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की जयंती श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। लखनऊ के अलीगंज प्राचीन मंदिर, पुराने हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु, हनुमंत धाम,
गुराचेन लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। भक्त उपवास रखकर बजरंग बली से शक्ति, भक्ति और रक्षा की कामना कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मंदिरों और प्रमुख स्थलों पर विशेष बंदोबस्त किए हैं। ये मेला सतत मुसलमान, मुगल शासक और ब्रिटिश काल में भी लगता रहा। लाखों लोग आते हैं, जैसा कि आप भीड़ देख रहे हैं, और अभी ये मेला सतत रूप से चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी रहती है। मीटिंग डीसीपी की शाम को हुई है, आप देख रहे हैं। डिप्लॉयमेंट पुलिस वालों का काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा नागरिक सुरक्षा के लोग, स्काउट गाइड के लोग और हमारे अपने कार्यकर्ता भी सुरक्षा में लगे होते हैं। मनाया जाता है। कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह जी जो थे, उनके पुत्र की जब तबीयत खराब हुई तो उनकी पत्नी को किसी के द्वारा पता चला कि हनुमान जी की आराधना करने से उनका पुत्र ठीक हो सकता है। तो वाजिद अली शाह की पत्नी ने जब हनुमान जी का पूजन किया और मनौती ली ज्येष्ठ के मंगल में, तो उनके पुत्र की तबीयत ठीक हुई गई। उसी दिन से प्रचलित हो गया कि जो है बड़े मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहते हैं। तभी से भंडारे और जल दान का जो है बताया गया। और अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगल पर हनुमान भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी पर सुबह 4 बजे से ही जयकारों के बीच श्रद्धालु दर्शन पूजन में जुटे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर को घाट जोन, नागेश्वर नाथ मंदिर जोन, हनुमानगढ़ी जोन, कनक भवन जोन व यातायात जोन में बांटकर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। अयोध्या के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि आज हनुमान जी के दर्शन कर धन्य हो जाए। गर्मी के समय में पानी की बोतल भी आपने देखा होगा, 20,000 पानी बोतल रखा हुआ, तो सबको पानी उपलब्ध कराना है, सबको भोजन प्रसाद उपलब्ध कराना है, जिससे चारों तरफ सनातन की जय जय हो, अयोध्या की जय जय हो। हम लोग सब परिवार यहाँ पे हनुमानगढ़ी में आए हुए हैं। अयोध्या में हम बोकारो झारखंड से आए हैं और काफी सुगम दर्शन हो सके, काफी अच्छी व्यवस्था है। मन प्रसन्न हुआ हम लोग अंदर में बैठकर। तो हम लोगों ने आराम से अंदर में पूजा प्रार्थना की है और काफी मन प्रसन्न है। श्रावस्ती के नसीरुल्लाह शाह की मजार पर लगने वाला जेठ मेला इस बार नहीं लगेगा, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे जनपद में हर रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जिससे जायरीन दरगाह तक ना पहुंच सके। 14 मई को लगने वाला ये मेला, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम जायरीन यहां पहुंचते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते इस मेले को इस साल स्थगित कर दिया गया है। इसमें देश में बढ़े हुए तनाव को देखते हुए जनपद धिकौली का, जो हमारे जनपद का धिकौली ग्राम सभा में एक मेला लगता था और वो दरगाह पे मेला लगता था, उसको उनसे सहमत लेकर के प्रबंध समिति ने स्वयं ही कहा है कि हम मेला देश के तनाव को देखते हुए अब नहीं करेंगे। इसके अलावा जितने भी हिंदू मुस्लिम के त्यौहार इस समय चल रहे हैं, जो विशेष अवसरों पे होते थे, उन सबको रोका गया है और कोई भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इस बारे में हम और जिला प्रशासन सतर्क हैं और सबसे वार्ता करके बातचीत के जरिए इस मेले को जो है होने से रोका जा रहा है। संभल और बहराइच के बाद बाराबंकी के बूढ़े बाबा की मजार पर 14 मई से 18 मई तक लगने वाले मेला व उर्स का आयोजन नहीं होगा। कई हिंदू संगठन संभल और बहराइच के बाद इस दरगाह पर भी मेला नहीं आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने शांति व्यवस्था की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मजार की प्रबंध कमेटी के सदस्यों को मेले का आयोजन न करने का निर्देश दिया है। थाना सतरी के अंतर्गत 14 मई से 18 मई तक होने वाला सैयद सालार साहू गाजी उर्फ बूढ़े बाबा की मजार पर लगने वाला उर्स मेला, इस बार जहां पर मेला लगता था वहां पर कतिपय लोगों के द्वारा जमीन के संबंध में कतिपय आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इस विवाद के दृष्टिगत तथा
वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत मेले के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए वहाँ पर मेले का आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। इसके साथ ही उस मेला कमेटी, उसके जो सदस्यगण हैं, उनके द्वारा भी एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह अपील लोगों से किया गया है कि श्रद्धालु इस बार वहाँ पर ना आए, क्योंकि उस मेला का इस बार आयोजन नहीं हो रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर पीलीभीत जनपद के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव भरतपुर के मजरा नेहरू नगर में पट्टे की जमीन पर बनी मस्जिद को लेकर नोटिस जारी हुआ था। इसके बाद मुस्लिम समुदाय ने मस्जिद को स्वयं हटा लिया है। हालांकि 16 मई तक नोटिस का जवाब देना था। बताया जा रहा था कि बाढ़ पीड़ित जुम्मन और हैदर ने पट्टे की कुछ हिस्से की जमीन पर मिलवाकर मस्जिद का निर्माण कराया था, क्योंकि शारदा नदी से मस्जिद कटने पर प्रशासन ने मस्जिद के लिए जगह चिन्हित नहीं की थी। एसडीएम पूरनपुर अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि अप्रैल माह 2025 में तहसील पूरनपुर के द्वारा दोनों बाढ़ पीड़ित किसानों को नोटिस देते हुए पट्टे की जमीन पर मस्जिद बनाने का जवाब 16 मई 2025 तक मांगा गया है। आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विवाद से बचने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर मस्जिद को शहीद कर दिया। हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी पार करते समय एक नाव पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। हादसे में 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन भाई बहन समेत 3 की मौत हो गई। परिजन खेत से तरबूज तोड़कर लौट रहे थे, तभी हादसा हुआ। एसपी नीरज कुमार जादौन ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। आज रात को लगभग 8 बजे थाना अरवल को सूचना प्राप्त हुई थी कि खदीपुर चैन सिंह गांव के परिवार के 3 बच्चे, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 बच्चा, तीनों नाबालिग हैं, रामगंगा नदी क्रॉस करते समय उनकी नाव पलटने से 3 बच्चे डूब गए हैं। ये परिवार खेती करता है, रामगंगा नदी के उस तरफ उनके कुछ खेत हैं, तो ये शाम को खेती का कार्य समाप्त करने के पश्चात लौट रहे थे, पूरा परिवार लौट रहा था। कैसे ही नाव किनारे पहुंची, नाव पलट गई है, उसमें 3 बच्चों को डूबने की सूचना थी। ये तत्काल मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कुछ गोताखोर इसमें लगे। फ्लड पीएसी को सूचना दे दी गई, अभी तत्काल मौके पर पहुंच गई। अतिशीघ्र तीनों बच्चों को रिकवर कर लिया जाएगा। इस संबंध में अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना राया क्षेत्र के तिरवाया गांव में 3 वर्षीय मासूम रक्षित उर्फ भोला खेलते समय बोरवेल में गिर गया। बोरवेल पर प्लास्टिक की जर्जर बाल्टी रखी थी, जो बच्चे का वजन नहीं सही और टूट गई। हादसे के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण ने मिलकर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम को करीब 5-6 बजे की बात है। बच्चा खेल रहा था यहाँ पे, छोटा रचित नाम का 2.5 साल का बच्चा था। मेरे ताऊ के लड़के का लड़का था। वो एकदम से खेलते खेलते वो बोरवेल में गिर गया था। उसको गिरने से उसका नीचे चला गया कम से कम 150 फुट की गहराई में, और पानी से उसकी डेथ हो गई है। ऐसा हुआ करीब 4:45 बजे के लगभग एक बच्चा छोटा करीब 2.5-3 साल का है, रक्षित नाम है, भरत सिंह और महमूद सिंह का लड़का है, गाँव तिरवाया। वो बोरिंग में गिर गया। बोरिंग पुरानी थी, वैसे तो बंधी हुई थी, ढकी हुई थी, लेकिन वो जैसे ही वो पता नहीं कैसे गिर गया, ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन वो गिर गया और गिर के वो अंदर चला गया। जैसे ही पता लगा तो गाँव वाले इधर भागी तो कांटा लाई, कांटा डाला, जब तक भी उसको निकालती पानी थी, निकाल करके वो छटपटाता हुआ निकला। हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर ने घोषित कर दिया। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ बर्जर केस में ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने कोर्ट में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। मामला ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है, जहां सौरभ नामक युवक को उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से दोनों आरोपी मेरठ जेल में बंद हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि चार्जशीट में सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत और गवाहों के बयान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में तेजी से पैरवी कर दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।